science subjects can ensure you 150 plus marks with good enough preparation. All right. So this was one of the myths जो कि गलत थी. तो इसके अलावा आप कुछ मिथ्स पे बात करना चाहती हैं जो कि चाहते हैं, जो कि ऑब्वियसली गलत हैं, और उनके ऊपर आप चाहते हैं कि लोग करेक्ट हो जाएं? हाँ, देखिए, हाँ बिल्कुल, CSS से रिलेटेड कुछ मिथ्स, कुछ ऐसी बातें जो है वो गर्दिश में रहती हैं जिससे एक नया एस्पायरेंट जो है वो घबरा भी जाता है. उनको परेशानी होती है कि यार क्या पढ़ें, कैसे करें, इतनी तैयारी है, एंड दे तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं. उसकी वजह से क्या होता है कि एकेडमीज़ में जो है कहना चाहिए कि 100 की क्लास होती है, उसमें से एंड में 50 लोग एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं. बाकी 50 कहाँ जाते हैं? बाकी 50 उन मिथ्स का शिकार हो जाते हैं. उन मिथ्स में से फॉर एग्जांपल पहली मिथ जो है, जो यूजुअली मशहूर होती है कि यार CSS में एक सब्जेक्ट पे 8-8, 10-10 किताबें तो पढ़नी पड़ती हैं. ये चीज़ गलत है. सही. CSS का एक सिलेबस है. अब दूसरी मिथ ये भी है कि CSS में कहीं से भी सवाल आ जाता है. ठीक है, तो अब इन दोनों मिथ्स को इकट्ठे की बात में डील कर लेते हैं. पहली बात तो है कि कहीं से भी सवाल आने वाली बात गलत है. देयर इज़ अ डिफाइंड सिलेबस, उसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं. अगर आपने वो सिलेबस प्रॉपर्ली तैयार किया हुआ है तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि यार जो सवाल आएगा वो मुझे पता नहीं कहाँ से आएगा, मुझे आता नहीं होगा. सेकेंडली, FPSC ने जो सिलेबस दिया है CSS का, उसके अंदर हर सब्जेक्ट के बाद एंड पे कोई 25-30 किताबों की उन्होंने लिस्ट दी हुई है. उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने टॉपिक वाइज जो है वो किताबों की लिस्ट दी है. अब हर टॉपिक पे पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि आप एक सब्जेक्ट को 3 से 4 किताबों से डील करते हैं. अगेन देयर इज़ नो नीड टू रीड होल 3 और 4 बुक्स. आपने उन बुक्स में से वो रेलेवेंट चैप्टर्स, वो रेलेवेंट टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं जो आपके सिलेबस को कवर करें. वंस योर सिलेबस हैज़ बीन कवर्ड, एंड सिलेबस कवर करने के बाद आपने पास पेपर्स को देखना है कि आया जो मैंने पढ़ा है मैं उसकी बेसिस पे ये क्वेश्चंस आंसर कर पा रहा हूँ. क्या मेरे पास इतनी नॉलेज आ गई है कि आई एम एबल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन इन अ गुड वे. अगर इतना हो जाता है दैट इज़ गुड इनफ. उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट फेज़ के ऊपर आप मूव कर सकते हैं इवेलुएशन वाले. लेकिन ये मिथ बिल्कुल गलत है कि 8-8, 10-10 किताबें हर सब्जेक्ट पे पढ़नी है. जो लोग ऐसा करते हैं उनकी नॉलेज ज़रूर बढ़ती है, मे बी वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कॉलर बन जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद पेपर अटेम्प्ट करते हुए उन लोगों को बहुत मुश्किल होती है कि अब पेपर में लिखना क्या है. पढ़ जो इतना कुछ लिया है. तो जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाना भी CSS के अंदर आपके लिए कुछ मुश्किल का बाइस बन सकता है. तो टू द पॉइंट रह के और जितना रेलेवेंट रह के पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए इजी होगा. तो इस तरह से ये 2 मिथ्स तो CSS की जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गई. इसके अलावा एक और बात के ऊपर मैं ज़रूर जो है वो करना चाहूँगा अपना ओपिनियन एक्सप्रेस, क्योंकि मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है बताने के लिए. वो दूसरी बात ये है कि जिससे मुझे बड़ा शदीद इख्तलाफ है, वो ये है कि बच्चों को ये कहा जाता है और यूजुअली उनके दिमाग में ये पर्सपेक्टिव होता भी है कि CSS की तैयारी के बीच में ना आपने किसी किस्म का ना कोई साधु बन जाना है, 4 घंटे की नींद लेनी है, 20 घंटे पढ़ना है. और इस चीज़ को जो है कहना चाहिए कि कंपेटिटिव एग्ज़ाम को जो है वो थोड़ा सा अपने सर पे सवार कर लेना है. मेरे हिसाब से अभी जिस तरह रिसेंटली वी सॉ केस ऑफ अ गर्ल डूइंग सुसाइड बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ कंपेटिटिव एग्जाम्स. दैट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट व्हिच शुडंट हैव हैपेंड. तो ये जो इतना एक्सेसिव प्रेशर स्टूडेंट अपने ऊपर ले लेते हैं, पैशन होना चाहिए आपका. पैशन के बगैर इस एग्ज़ाम को पास करना भी मुश्किल है, क्योंकि आपको एफ़र्ट करनी है, मेहनत करनी है. यू नीड टू हैव अ पैशन अबाउट इट. लेकिन आपकी बाकी ज़िंदगी भी साथ साथ इसके चलनी चाहिए. अगर आपकी फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग्स हैं हफ्ते में एक दफ़ा, तो वो आपको मिस नहीं करनी चाहिए. यू नीड टू डू दैट एज वेल. अगर आप थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो ठीक है, आपको रहना चाहिए. इन सब चीज़ों से कट ऑफ होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. तो लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत किया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जब पेपर्स करीब आ गए हैं तो उस वक्त आखिरी 1 महीने के लिए ठीक है जी, आप अपना सोशल मीडिया ऑफ करते हैं, थोड़ा सा 1 महीने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस कर लें. और वही वाली बात 18 घंटे भी पढ़ लें आखिरी 1 महीने में. लेकिन अगर आपने पूरा साल इतनी कहना चाहिए कि डल और मोनोटोनस रूटीन रखनी है, कोई स्पेस नहीं रखनी फॉर पॉजिटिविटी और फॉर एंटरटेनमेंट इन योर लाइफ,
there is a very high chance that you will get fed up from this whole process. Right. बहुत लंबी जर्नी है CSS की, बहुत टायरिंग जर्नी है. First there is 8 months to 1 year of preparation, then there is a very long wait for the result of written exam, and then again another 8 to 9 months of journey filled with medical, psychological, interview, preparation and each and everything, and then again there is a wait for result. It's almost a journey comprising 2.5 years. तो 2-2.5 साल अपने आप को हर चीज़ से काट के रखना, कहना चाहिए कि बिल्कुल एक सूफी बन जाना. इट्स मेरे ओपिनियन में इट्स नॉट गुड फॉर वंस हेल्थ, फॉर वंस मेंटल हेल्थ एज वेल. आप अपनी बाकी ज़िंदगी को भी साथ साथ जारी रखें. 8 से 10 घंटे जो एक अच्छा हेल्दी टाइम है पढ़ने का, ताकि आप प्रॉपरली कोर्स भी कवर कर सकें और आपकी बाकी जो चीज़ें हैं वो हर्ट ना हो इस तरह. ऑलराइट, व्हाट इज़ द रेसिपी टू स्टे रेलेवेंट? आपने बात की ना कि ऑल इन ऑल आप थोड़ा थोड़ा यू नो, तो हाउ कैन यू बी रेलेवेंट विदाउट बीइंग सूफी? अच्छा, रेलेवेंट जो है, देखें, रेलेवेंट रहना जो है, बल्कि उसके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मतलब अच्छी जो क्वालिटी चीज़ें सिर्फ वो स्टडी करें. अब उसका तरीका ये होता है, इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं. स्मार्ट वर्क और कुछ नहीं है, स्मार्ट वर्क है हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन. राइट, सही डायरेक्शन में आपने हार्ड वर्क करना है. अगेन वही वाली बात कि अगर आपने आर्ट्स किताबें पढ़ दी लेकिन आपका सब्जेक्ट सिलेबस सिर्फ 50% कवर हुआ है, उससे क्या फ़ायदा हुआ? मतलब वैसे पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो आपकी नॉलेज बढ़ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे थे वो मकसद तो अचीव नहीं हो सका ना. तो डायरेक्शन, अच्छा, अब डायरेक्शन के अंदर ना 2 चीज़ें आ जाती हैं. डायरेक्शन हर बंदा आपको नहीं दे सकता. डायरेक्शन के लिए ना कुछ सर्टन जगह हैं. फॉर एग्जांपल, अब जिस इंस्टीट्यूट में अभी हम बैठे हैं, सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी, यहाँ पे मुझे जो इनिशियली, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 महीने थे, मेरे लिए CSS पास करना एक ही सूरत में पॉसिबल था कि मैं स्मार्ट वर्क करूँ. एग्जैक्टली. तो जो राइट डायरेक्शन यहाँ पे मिली, उसने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया. फिर स्मार्ट वर्क जो है, अब ये भी ना होना कि आप बहुत ही कम पढ़ना शुरू हो जाए. अब उसको चेक करने का तरीका क्या है? उसको चेक करने का तरीका है एवेल्युएशन का फेज़. मेहनत सब कुछ कर ले, पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन पेपर पे उसे सही तरीके से उतार पा रहे हैं या नहीं, ये कैसे जज होगा? दैट इज़ एवेल्युएशन. एवेल्युएशन के अंदर एकेडमीज़ जो हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. टेस्ट ज़रूर देने चाहिए ताकि आपको पता लगे कि जो मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ उससे क्या मुझे फ़ायदा भी हो रहा है या उल्टा नुकसान होना शुरू हो गया है, कि मैं चीज़ों को बहुत ही, कहना चाहिए कि कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, बड़ा सरफेस बेस्ड मैं चीज़ों को पढ़ रहा हूँ और मेरी नॉलेज उतनी नहीं है जितनी कि पेपर के लिए चाहिए. उसको चेक करने का तरीका एवेल्युएशन है. मुझे एवेल्युएशन ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, क्योंकि एवेल्युएशन के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक. राइट. जब मैंने यहाँ अकेडमी में टेस्ट दिया तो पाक अफेयर्स का, तो मुझे नहीं पता था कि मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है, क्या है. मैडम अफीफ़ा जो है, उन्होंने पाक अफेयर्स का पेपर यहाँ पे चेक किया मेरा एकेडमी में. तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि इस राइटिंग में तो तुम कहानियाँ भी घर की लिखाओगे तो एग्जामिनर तुम्हें नंबर दे देगा. तो अब ये मतलब उन्होंने वैसे मेरी राइटिंग के अप्रिसिएशन के लिए कहा था. तो अब ये चीज़ मुझे इवैल्यूएशन से पता लगी कि मैं पेपर को बड़ा नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट कर रहा हूँ. मुझे कॉन्फिडेंस मिला, मेरी हौसला अफजाई हुई. और जो मेरी गलतियाँ थी, क्योंकि उसमें मैंने कई चीज़ें क्वेश्चन में कुछ इरेलीवेंट लिख दी थी, वो मैम ने आइडेंटिफाई कर दी. सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर जो चीज़ें आइडेंटिफाई हुई, मैंने उन मिस्टेक्स को वहीं पे रेक्टिफाई कर लिया. बजाय कि वो मिस्टेक्स मैं एग्ज़ाम में जाके करता. तो रेलिवेंट रहने का, स्मार्ट वर्क करने का यही तरीका है कि, अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी एडवाइस सब स्टूडेंट्स के लिए, कि आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट करते हुए 2 चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए. एक उसका सिलेबस, दूसरा उसके पास पेपर्स. पास पेपर्स इसलिए नहीं कि कोई क्वेश्चन रिपीट होना है. CSS में क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ करते, बहुत कोई आपकी किस्मत हो तो हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं होता. तो पास पेपर का एक ही मकसद है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके बाद पास पेपर में जाके देखें कि इस पे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं. सही. और ये देखें कि क्या जितना आपने पढ़ा है उससे वो क्वेश्चन आंसर हो रहा है. अगर हो रहा है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ओके. एक ये भी तरीका है. वैसे तो डायरेक्शन वाली बात जो मैंने की वो आपको सीनियर्स से, एकेडमी से मिल सकती है, लेकिन एक अगर आप सेल्फ एफर्ट करना चाह रहे हैं तो वो ये है. इसमें थोड़ी ख्वारी होती है. क्वेश्चन आपने पास पेपर से ढूंढना है, फिर पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा भी लगाना है कि यार ये सही आंसर हो रहा है या नहीं. थोड़ी सी ख्वारी है, लेकिन ऑब्वियसली ये करनी पड़ेगी, बिकॉज वी नीड, हमने एक टॉपिक पे
या एक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टाइम स्पेंड नहीं करना है, हमें एक सफिशेंट तरीके से उसे प्रिपेयर करना है ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले सकें। तो उसका तरीका जो है वो ये है कि ये दो चीज़ें आपके सामने और इन दोनों को आपने को रिलेट करके जो है वो चलना है। राइट। इंग्लिश के बारे में बहुत हाइट है कि अंग्रेज़ी आपको पता नहीं कौन से लेवल की चाहिए होती है, और बस वो कौन सी लोग होते हैं जो जिनकी अंग्रेज़ी इतनी अप टू द मार्क होगी तो फिर वो अटेम्प्ट के लिए सोचें, अदरवाइज़ वो फिर घर ही बैठें। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, ये जो है बिल्कुल इसी तरह ही है। अंग्रेज़ी के बारे में भी ये एक मिथ मौजूद है कि बहुत ही हाई लेवल की वोकैबुलरी, बहुत ही शायराना तरीके के जुमले, पोएटिक लैंग्वेज जो है वो आपको यूज़ करनी पड़ती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमारे साथ जो हमारा बैच जो क्लियर हुआ उसमें मेरा ख्याल 10 से 15 लोग शायद ऐसे थे, या 20 लोग कह लें 270 में से, कि जो किसी अखबार वगैरह में आर्टिकल लिखा करते थे या कुछ उनकी लिखने की हैबिट थी। अदरवाइज़ बाकी लोग ऐसे ही थे कि जिनकी अंग्रेज़ी एक कहना चाहिए कि बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं, लेकिन बेसिक इंग्लिश उनकी ठीक थी, बट वी कॉल के उनकी इंग्लिश ग्रामेटिकली करेक्ट थी। राइट। एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड। CSS में आपको कोई कहना चाहिए कि बहुत बड़ी जो है अपनी वोकैबुलरी की रेंज नहीं चाहिए। राइट। आपने कोई बहुत गाढ़े गाढ़े अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने, सिर्फ ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश चाहिए। और अगर इतनी आपकी है इंग्लिश कि आप अपनी बात को ग्रामेटिकली करेक्ट वे के अंदर एक पैराग्राफ में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो दैट इज़ गुड इनफ। हाँ, ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, उनको ज़रूर रेक्टिफाई करना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप वोकैबुलरी के रट्टे मारना शुरू हो जाएं। दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा सर, देयर इज़ दैट मिथ कि आप एक दफ़ा जब CSS क्वालिफाई कर लेते हो और आप एक दफ़ा जब CSP बन जाते हो तो आप डायरेक्ट जन्नत में उतर जाते हो। ये कितनी हकीकत है इस बात में? ये ऐसे ही है या ये सिर्फ बातें ही बनी हुई हैं? देखिए जी, ये अगेन हमारे यहाँ अब तो खैर रिसेंटली देयर इज़ अ ट्रेंड, सिविल सर्विस को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है। इसी वजह से इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, आपको काम करना पड़ता है और वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, सीनियर्स की तरफ से भी, डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। जिस तरह मैं FBR में हूँ तो देयर इज़ ऑलवेज अ प्रेशर ऑफ कलेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होना चाहिए। अब उसको जो है कभी कभी आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके भी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा सा सर्कमवेंट करना पड़ जाता है। तो इसके बारे में जो भी ये CSS के लिए एस्पायर कर रहे हैं, दे नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड। इट्स अ जॉब लाइक ऑल अदर जॉब्स, इट्स अ गवर्नमेंट जॉब। कुछ इसकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं लाइक जॉब सिक्योरिटी या एक प्रॉपर प्रमोशन का स्ट्रक्चर, वो सब चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन प्रेशर होगा, काम करना पड़ेगा। कोई परिस्तान से परियां नहीं उतरती, कुछ नहीं होता। तो आपको अपने ऑफिस जाना है डेली, देयर विल बी अ रूटीन, स्पेशली दोज एस्पायरिंग फॉर DMG ग्रुप और पुलिस। 24/7 जॉब है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ईद की छुट्टियां भी उनकी मनसूख हुई हुई थी। तो ये चीज़ें जहन में रख के आए कि दूर के ढोल तो सुहाने होते हैं, बट मेहनत जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं उसका थोड़ा सा पता भी होना चाहिए कि वहाँ जाने के बाद कोई आराम सुकून नहीं है। एक प्रॉपर जॉब है, उसमें काम करना है, उसमें प्रेशर्स होंगे जो हर जॉब के अंदर मौजूद होते हैं। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए CSS की तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू सो मच हारून फॉर योर टाइम।